जन्नत के पत्ते। वो दोनों चचाजाद बहनें थीं, फर्स्ट कज़न्स, और वो बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसी कज़न्स होती हैं। जब माओ के ताल्लुकात ख़राब हुए तो उनके भी हो गए, मगर जब फ़िज़ा मुआफ़िक हुई तो दोनों फिर से एक हो गईं। दोस्ती भी उनकी बहुत थी और बड़े से बड़े फैमिली क्लैश के बाद वो फिर से एक हो जाया करती थीं। कज़न्स, एक बहुत प्यारा रिश्ता जो बड़ों की सियासत और मुनाफ़िक़त की गर्द में बहुत मैला हो जाया करता है। पिछले 2-3 बरसों में उनकी माओ के ताल्लुकात खुशगवार थे, सो उनकी दोस्ती भी अपने अरूज पे रही। और ये इन्हीं दिनों की बात है जब दावर भाई की शादी बहुत करीब थी कि वो पहली दफ़ा वलीद से मिली। उस रोज़ दावर भाई ने उसे यूनिवर्सिटी से पिक किया था, मगर दरमियान में एक काम आन पड़ा तो वो ऑफ़िस की तरफ आ गए। अब्बा इन दिनों वैसे भी ऑफ़िस नहीं जा रहे थे। दावर भाई बिल्डिंग में चले गए और वो बाहर गाड़ी में बैठी रही। तभी कोई उसके पास आकर रुका। वो स्मार्ट, गुड लुकिंग सा नौजवान दावर भाई की कार को पहचान गया था, इसलिए खैरियत पूछने रुक गया। जल्दी जल्दी में सारी बात बताकर इरम ने शीशा ऊपर चढ़ा दिया, मगर जो भाई ने देख लिया कि वो किसी लड़के से बात कर रही है तो उसकी खैर नहीं थी। वो नौजवान चला गया, मगर उसी दिन शाम में उसने उनके लैंडलाइन पे फ़ोन कर दिया। इरम की तो जान निकल गई। पहले तो वो घबरा गई, मगर उसने बहुत शाइस्तगी से बताया कि उसका नाम वलीद है, वो उसके बिजनेस पार्टनर का बेटा और उससे कुछ बात करना चाहता है। उसी वक्त अब्बा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो अगर फ़ोन रखती तो वलीद दोबारा कर लेता और तब अब्बा उठा लेते कि वो अंदर आने ही वाले थे। सो जल्दी में उसने यही कहा कि वो बाद में बात करेगी, और इतनी ही जल्दी में वलीद ने उसका मोबाइल नंबर पूछ लिया। इरम ने बिना सोचे समझे नंबर बता दिया और फ़ोन रख दिया। अब्बा जब तक अंदर आए वो कमरे में जा चुकी थी। दिल अभी तक धक धक कर रहा था, मगर वलीद ने फिर कभी लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं किया। वो अब उसे मोबाइल पे फ़ोन कर लिया करता था। उसने बताया कि उसके वालिद उसका रिश्ता उसके घर में करना चाहते हैं। वो नहीं जानता था कि सुलेमान साहब, जाहिद साहब या फुरकान साहब में से किसकी बेटी का जिक्र कर रहे थे। या अगर वो जानता था तभी उसने ज़ाहिर किया कि वो नहीं जानता, लेकिन उसका ख्याल है कि वो इरम ही थी। शुरू में वो कशमकश का शिकार रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन खुशगुमानियाँ बनने लगा। उसे अब वलीद से बात करते हुए किसी किस्म का डर, खौफ महसूस नहीं होता था। बाज़ गुनाह इस लंबी सड़क की मानद होते हैं जिन पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता। उन पे चलना शुरू करो तो बस इंसान फिर चलता ही जाता है, और जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए वो रुक नहीं पाता। एरम के साथ भी यही हुआ था। वो हया के हमरा शॉपिंग पे जाने का प्लान करती तो हया को वहीं किसी शॉप में छोड़कर करीब किसी रेस्टोरेंट में आ जाती जहां वलीद को उसने बुलवाया होता था। ऐसा मौका गो के हफ्ते में एक बार आता, मगर ज़रूर आ जाता। वलीद 1-2 दफ़ा ही ऑफिस गया था, फिर नहीं गया। उसकी फुरकान साहब से कोई मुलाकात ना थी। आजकल ज़रा फारिग था और बाकायदा काम शुरू करने में भी वक्त था, सो वो उसके लिए ढेरों वक्त निकाल लिया करता था। मगर फिर दावर भाई की मेहंदी वाले दिन उसने अम्मा की ज़ुबानी सुना कि उमैर लगारी अपने बेटे वलीद लगारी का रिश्ता हया के लिए मांगना चाह रहे हैं, और इरम को लगा वो मिट्टी का ढेर बन के ढह गई है। उसके बाद ज़िंदगी अजीब सी हो गई। वो उसकी पहली मोहब्बत था और वो उसे किसी और का होते नहीं देख सकती थी। वो उसको हया से जितना बर्दाश्त कर सकती थी उसने किया। उसके निकाह के बारे में भी बताया, और बज़ाहिर वलीद यही कहता कि वो हया में इंटरेस्टेड नहीं है, और फिर उसके निकाह का उसके वालिद को इल्म हुआ तो ये रिश्ते वाला मामला आज खुद दब गया। मगर इरम महसूस करती थी कि वो हया के बारे में बहुत सवालात करता था। वो क्या कर रही है, किधर है, उसकी पसंद नापसंद, उसकी कोई कमज़ोरी, वो सब इतने नामहसूस अंदाज में पूछा करता था कि वो बता देती, मगर फिर बाद में उलझ जाती थी। वो वलीद से कहती रहती कि वो उसके लिए रिश्ता भेजे, और वो बस चंद दिन और कहकर टाल दिया करता था, मगर उसका अंदाज़ बताता था कि वो हया से ज़्यादा इरम में दिलचस्पी रखता है। वो उसी में खुश थी। सबसे बड़ी बात जो वलीद से शादी करने की थी वो ये कि उसे इस ख़ौफ़ से निजात मिल जाएगी। वो अपनी मर्ज़ी का पहन ओढ़ सकेगी। उसे अब्बा का खौफ नहीं होगा। आज़ादी एक नेमत थी जो इस जबरी पर्दे के बायस उसकी दस्तरस में नहीं थी। फिर एक रात सब कुछ उलट गया। वो अपने कमरे में बैठी
आधी रात के बाद भी लीड से फ़ोन पे बात कर रही थी। कमरा लॉक करना वो भूल गई थी या अब मामूल से ये काम करके उसका खौफ कम हो गया था। ये खौफ वापस तब आया जब उसने अब्बा को चौखट पे खड़े देखा। घबरा कर खड़े होते हुए इरम ने फ़ोन बंद किया, मगर वो देख चुके थे। इस वक्त किससे बात कर रही हो? वो सख्त तेवरों के साथ उसकी तरफ आए और उसके हाथ से तकरीबन मोबाइल छीना। वो कपकपाते दिल के साथ अब्बा को कॉल लॉक खोलते हुए देख रही थी। उसने वलीद का नंबर हया के नाम से सेव कर रखा था। उसकी वो तमाम दोस्तें जो छुपे दोस्त रखती थीं, वो अपने इन दोस्तों के नाम लड़कियों के नाम से महफूज करती थीं। साद का नाम रख दिया सादिया और फ़ाइज़ का रख दिया फ़िज़ा। हया से इस वक्त क्या काम था? उन्होंने नंबर देखा, फिर कड़ी निगाहों से देखते हुए पूछा। टाइम का फ़र्क है, उनकी इतनी रात नहीं हुई। ये हया का नंबर तो नहीं है, ये पाकिस्तान का नंबर है। वो नंबर चेक करते हुए बोले थे। रोमिंग पे है उसका फ़ोन अब्बा, ये उसका दूसरा नंबर है। वो थूक निकलते हुए और मुश्किल कह पाई थी। इसी वक्त मोबाइल बजने लगा। हया सुलेमान कॉलिंग। लीद उसे कॉल बैक कर रहा था। कभी ऐसी सूरत हाल पेश ही जो नहीं आई थी, सो वो समझ ना सका कि इरम एकदम कॉल क्यों बंद कर गई थी। उसी लम्हे उसने बहुत दुआ की कि अब्बा कॉल न उठाएं या वलीद आगे से कुछ ना बोले, मगर अब्बा ने कॉल उठाई और कुछ बोले नहीं। वो अब्बा से चंद कदम दूर खड़ी थी, मगर उसे वलीद का हेलो हेलो कहना सुनाई दिया था। कौन बोल रहा है? वो दुरुस्ती से बोले। दूसरी जानब चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर कॉल काट दी गई। अब्बा ने शोला बार निगाहों से उसे देखते हुए एक बार फिर कॉल मिलाई, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। ये कोई लड़का था और तुम कह रही हो कि हया का नंबर है? वो उस पे गुर्राए थे। साइमा ताई भी आवाज़ सुनकर अंदर आई थी। इरम मिनमिना रही थी, मगर अब्बा उसकी सुन नहीं रहे थे। अगर हया के साथ इस वक्त कोई लड़का था तो इसमें इरम का क्या कसूर है? अम्मा ने बात को नया रुख देने की कोशिश की, जिसमें अब्बा लम्हे भर को शुबे में पड़े। हो सकता है हया सबीन के घर हो और सबीन के बेटे ने फ़ोन उठा लिया हो। लाएं मुझे दें, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ हया से। मगर अब्बा ने अम्मा को फ़ोन नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने फ़ोन से हया को कॉल की। किसी सूखे पत्ते की तरह तरसती इरम ने शिद्दत से दुआ की कि हया फ़ोन न उठाए या फिर उसे बचा ले। पहले तो उसने वाकई फ़ोन नहीं उठाया, मगर दूसरी बार मिलाने पे उठा लिया। अब्बा उसी तरह गुस्से से भरे खड़े उससे पूछने लगे और हया ने उसकी इज्जत नहीं रखी। उसने साफ इनकार कर दिया। फ़ोन रखते ही एक ज़ोरदार थप्पड़ अब्बा ने उसके चेहरे पे दे मारा। थप्पड़ से ज़्यादा तकलीफ दे वो अल्फाज थे जो उन्होंने उसे और उसकी तरबियत को कहे थे। वो अपनी इज्जत और मकाम अब्बा की नज़र में खो चुकी थी और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हया की वजह से हुआ था। क्या था अगर वो झूठ बोल देती? क्या था अगर वो उसे बचा लेती? मगर नहीं, उसने दोस्ती रिश्ते किसी का पास ना रखा। अम्मा थी जो अब्बा के सामने उसका दिफा करने की कोशिश करती रहीं, मगर उनके जाते ही वो भी फट पड़ी कि अपनी औलाद को सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़िंदगी इसके बाद बहुत तंग हो गई थी। उसका इंटरनेट और मोबाइल बंद हो गया। दोस्तों के घर जाने या कहीं बाहर जाने पे पाबंदी लग गई। उठते बैठते अब्बा की नाराज़गी बेइतबारी सहना सब बहुत तकलीफ दे था। और फिर वलीद से दूरी। उसने बस एक दफ़ा लैंडलाइन से वलीद के लैंडलाइन पे कॉल करके सारी सूरत हाल बता दी थी, फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। वलीद ने वो नंबर ही बदल लिया था। अब उसके पास बस उसका ऑफिशियल नंबर था, जो अब्बा के पास भी था। वो अब किसी के मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल नहीं कर सकती थी कि सबके मोबाइल पोस्ट पेड थे और अब्बा सारे बिल एक दफ़ा ज़रूर देखते थे। अलबत्ता जब हया अपनी दोस्त की डेथ पे आई थी तो कुछ सोचकर उसने हया से ताल्लुकात बहाल कर लिए। वो हया के मोबाइल से वलीद को कॉल करेगी तो हया फंसेगी, वो नहीं। मगर जब हया सबके सामने अपना मोबाइल वापस लेने आई और उसके जाने के बाद अब्बा की तफ्तीश और डांट सहना, इस सब ने उसे मज़ीद ढीठ बना दिया। हया के जून में वापस आ जाने के बाद उसे जब मौका मिलता वो हया का फ़ोन इस्तेमाल कर देती। बहुत दफ़ा तो हया को मालूम भी ना होता था। जैसे सिकंदर अंकल की डेथ और सुलेमान चाचा की बीमारी वाले दिनों हया इतनी मसरूफ़ और परेशान थी कि उसे पता भी ना चलता और वो फ़ोन इस्तेमाल करके वापस उसी जगह पे रख भी दिया करती थी। फिर भी उसे लगता कि वलीद उससे बोर हो गया है। शायद वजह उसकी मंगनी थी, ज़बरदस्ती की मंगनी जो अब्बा ने फ़ौरन करवा दी थी। उनको क्या लगता था कि वो किसी के साथ भाग जाएगी।
वो भागने वालों में से नहीं थी। अगर वलीद उसका साथ देता तो वो उसके लिए अब्बा और भाइयों के सामने डट कर खड़ी हो जाती, मगर वलीद साथ देता तब ना। फिर भी वो उससे बात करना तर्क नहीं कर सकती थी। वो पता नहीं वो कौन सा कमज़ोर लम्हा था। जब उसने वलीद को इस वीडियो के बारे में बता दिया था तब तक वीडियो हट चुकी थी, सो वलीद उसे देख न पाया। उसे पता था कि ये वीडियो हया ने हटवाई थी, और ये भी कि हया मेजर अहमद से मिलने गई थी। हया का ख्याल था कि किसी को भी नहीं पता, मगर उसे पता था। उसने हया को अपनी खिड़की से उस ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा था जहाँ से एक कार ने उसे पिक किया था, और फिर उसी दिन वीडियो हट गई थी। वो जानती थी कि मेजर अहमद ने उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आने को कहा था। सारी बात उसके सामने ही तो हुई थी। कड़ी से कड़ी मिलाकर उसे सारी कहानी समझ आ गई थी। कभी न कभी वो ये बात हया के खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेगी, और शायद इसीलिए उसने वलीद को इस बारे में बताया था। वलीद ने बहुत दफ़ा वो वीडियो मांगना चाही, मगर वो कैसे दे सकती थी। मगर वो दिन जब अब्बा का एक्सीडेंट हुआ, उससे पिछले ही दिन उसने सोनिया के कमरे से नेट इस्तेमाल करके वलीद से बात की थी, और वो बज़िद था कि इरम वो वीडियो उसे दे दे ताकि वो उसे हया के खिलाफ इस्तेमाल करके इस ज़बरदस्ती की शादी और अब्बा की नज़रों से गिराए जाने का बदला ले सके। चाहे तो अपना पार्ट एडिट कर दे। इस ख्याल पे वो एकदम चौंकी थी। हाँ, ये हो सकता था। वो अपना पार्ट एडिट कर सकती थी। उसको ये काम आते थे। अपनी तस्वीर या वीडियो वो वलीद को देने का रिस्क कभी नहीं ले सकती थी। रेस्टोरेंट्स और दीगर जगहों पे उसने अपने कैमरे से अपनी और वलीद की ढेरों तस्वीर उतारी थी, मगर उसको कभी उतारने ना दी, ना ही वो तस्वीर उसको कभी बेची। वो तस्वीर उसके लैपटॉप में एक पासवर्ड फोल्डर में महफूज थी। अब भी उसने खुद को निकाल लिया। वीडियो सिर्फ हया की रह गई। इरम इसमें से गायब हो गई, और वो वीडियो वलीद को मेल करने के बाद उसने हया के ड्राइवर के फ़ोन से उसे कॉल करके बता भी दिया। उस रात अब्बा को ज़ख्मी हालत में हया और फ़रोख घर लाए थे। हया इस सारे किस्से का इल्ज़ाम वलीद के सर रख रही थी, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था। वलीद ऐसा कैसे? नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत मुश्किल से 2 रोज़ बाद उसे हया का फ़ोन इस्तेमाल करने का मौका मिला, और उसने वलीद की ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए। मगर वो कह रहा था उसने कुछ नहीं किया। इसकी गाड़ी तो करीब से गुजरी थी, जबकि फुरकान असगर को चोट गिरने के बायस आई थी। शायद वो चकरा कर गिरे थे, या ख्वामख्वाह हया उसे इस मामले में घसीट रही है। इरम ने यकीन कर लिया। उसके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा ना था, और आज हया उसको फ़ोन करके बताना चाह रही थी कि वो सब जान गई है उसकी बला से। अब खुद भुगते सब। इस वक्त हया ने उसका साथ नहीं दिया था, सो आज इरम भी उसके साथ खड़ी नहीं होगी, ये तय था। उसने चाय का आखिरी घूंट भरा। भूरा माया अभी तक कड़वा और गर्म था, अंदर तक जला देने वाला, और फिर जलने से ज़्यादा रुस्वाकुन अज़ाब कौन सा हो सकता था।